नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। भोपाल में आज वाटर विजन कॉन्फ्रेंस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़े। कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने पानी बचाने पर बात की। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री और खेत दोनों सेक्टर्स में हमें पानी बचाने के लिए जागरूक करने की जरूरत है। का विषय राज्यों के नियंत्रण में आता है। जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयास देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत सहायक होंगे। ऐसे में वाटर विजन एट 2047 अगले 25 वर्षों की अमृत यात्रा का एक महत्वपूर्ण आयाम है। साथियों, इस सम्मेलन में होल ऑफ द गवर्नमेंट और होल ऑफ द कंट्री इसके विजन को सामने रखकर चर्चाएं होना बहुत स्वाभाविक और आवश्यक भी है। होल ऑफ गवर्नमेंट का एक पहलू ये भी है कि सभी सरकारें एक सिस्टम की तरह, एक ऑर्गेनिक एंटिटी की तरह काम करें। राज्यों में भी विभिन्न मंत्रालय जैसे जल मंत्रालय हो, सिंचाई मंत्रालय हो, कृषि मंत्रालय हो, ग्रामीण विकास मंत्रालय हो, पशुपालन का विभाग हो, उसी प्रकार से शहरी विकास मंत्रालय, उसी प्रकार से आपदा प्रबंधन, यानी कि सबके बीच लगातार संपर्क और संवाद और एक क्लैरिटी, विजन, ये होना बहुत आवश्यक है। अगर विभागों को एक दूसरे से जुड़ी जानकारी होगी, उनके पास पूरा डेटा होगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अब हम सब पूरे प्रदेश में जाएंगे और एक एक जन को बीजेपी की सच्चाई बताएंगे। आप भी सुने। संविधान में जो व्यवस्था है तेकर पालन नहीं होके तेकर से ये रैली निकाले के आप सब विधायक चुने, सांसद चुने और ये विधायक विधानसभा में बैठ के जिन कानून पारित करीस राजभवन आवल रोक दे। भारतीय जनता पार्टी राजभवन राजनीतिक अखाड़ा बना कर रखे और ये जो अधिकार आपने मिलना चाहिए वो में रुकावट डाले काम करत हो। 2 दिसंबर के आरक्षण बिल पारित हुई जिनमें जब का अधिकार है बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान बनाए कि अनुसूचित जाति और जनजाति ना होकर जब का प्रतिशत है, जब का जनसंख्या उसका प्रतिशत आरक्षण मिली। लेकिन पिछले समय भारतीय जनता पार्टी 2004 से लेकर 2011 तक के आदिवासी में 20% देती थी। हमारा अनुसूचित जाति भाई बहनी मल्ल 12% देती थी। मंडल कमीशन की रिपोर्ट है जिन्हें पिछड़ा वर्ग का 27% देना है। केंद्र सरकार ईडब्ल्यूएस में 10% तक के आरक्षण देने की बात करे। जिस समय हम 82% का अध्यादेश जारी करें थे समय राज्यपाल दस्तखत कर दी। आज जब कोर्ट केस कौन आधार पर करे पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस हम कहेंगे भाई हमारे यहां जनसंख्या है उसका आधार पे करेंगे तो प्रमाण कहां है। हम क्वांटिफाइबल डाटा आयोग गठन करें, 2019 में गठन करें, 2022 में रिपोर्ट आ गई, तीसरा वर्ग भी आ गए, ईडब्ल्यूएस की भी आ गए और आधार पे आर्थिक रूप से कमजोर है तो मतलब 4%
और पिछड़ा वर्ग 42% उगरमन की जनसंख्या ऐसी क्वांटिफाइबल डाटा में उमल 27%। तो कानून से बाहर जाके कोई काम नहीं करे तो 20% दे रही तो 32%, 12% दे रही अनुसूचित जाति तो 13%, पिछड़ा वर्ग 14% दे रही तो 27% और ईडब्ल्यूएस जनगणना का आधार पे 4%। एक प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था तो छत्तीसगढ़ के जनता के साथ ये जो स्थिति है 0% हो गए, 0% हो गए, आरक्षण लागू नहीं है तो हम काले को भर्ती कैसे करें, कैसे हम नवा नौकरी में भर्ती करें, ये संकट हो गए। एक तरफ केंद्र सरकार है जो लगातार रोजगार छीने काम करे थे, आरक्षण में खत्म करे थे, जब का सार्वजनिक भुगतान हो बेचे काम करे थे, नगर नाल चालू नहीं है, बिजाय वो तैयार हो गए, भिलाई स्टील प्लांट के कई रखने बिचा के बाल को बेच रही से मना लगा, रेलवे बिका थे, एयरपोर्ट बिका थे, एयरलाइंस बिक गए। तो जब ये सब मन बिक गई तो आरक्षण का लाभ कहां मिले? 14 लाख सेंट्रल के रुपए भर्ती नहीं हुए थे, केवल आरक्षण की विरोधी है, नहीं चाहे कि तुम लेकर लाभ मिले अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर आदमी वाला कोई लाभ मिल सका। जब भर्ती के लिए केंद्र सरकार के तो तुम्हें नौकरी कहां मिली? और छत्तीसगढ़ सरकार नौकरी देना चाहते तो राजभवन के माध्यम से रोकने की कोशिश किया जाए। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 4 जनवरी का दिन मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इस दिन से हम अपने उन गरीब भाई बहनों को जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है उन्हें जगह मुहैया करा रहे हैं। गरीब कल्याण के लिए मध्य प्रदेश में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि 4 जनवरी के दिन से ही हम अपने उन गरीब बहनों और भाइयों को जिनके पास रहने की जगह नहीं है, और रहने की जगह इसलिए नहीं है कि एक छोटे से मकान में रहते थे, पिताजी के 4 पुत्र हो गए, 4 पुत्रों की शादी हो गई तो उनके परिवार हो गए, अब उनके बच्चों की शादी हो रही तो रहने की जगह ही नहीं बची, और इसके कारण उनकी जिंदगी कष्टों से भरी हो गई। वो अलग रह नहीं सकते क्योंकि गरीब हैं, उनके पास जगह नहीं है रहने की, और अगर रहने का प्लाट नहीं है, जगह नहीं है, भूमि नहीं है, तो मकान बनाने की योजना का भी लाभ उनको मिल नहीं सकता, पीएम आवास योजना और बाकी योजनाओं का। इसलिए टीकमगढ़ की धरती पर ही जब यह विषय मेरे पास आया था कि हमारे पास रहने की जगह नहीं है, छोटे से मकान में कई परिवार रह रहे हैं, तब हमने ये घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब रहने की जमीन के बिना नहीं रहेगा। हम मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बनाएंगे और ऐसे मेरे गरीब बहन और भाइयों को ग्रामीण क्षेत्र में हम प्लाट देंगे, निःशुल्क देंगे। और टीकमगढ़ से ही 4 तारीख को मैं प्लाट वितरण का प्रारंभ कर रहा हूं। 10,000 से ज्यादा गरीब बहन। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कमलनाथ को घेरा है, आपको सुनाएंगे। जिनके मन में चोर होता है ना, उन्हीं को भारत में डर लगता है। 125 करोड़ का देश है, किसी देशभक्त को भारत में डर नहीं लगता। सिलेक्टिव इशू पर यही बयान देते हैं, फिर यही पत्नी से बुलवाते हैं। ये दरअसल टुकड़े टुकड़े गैंग की मानसिकता है जो भारत को बदनाम करने की एक लंबे समय से कोशिश कर रही है।
लेकिन देशवासी अब इन सबको समझ गए हैं और इसीलिए इनके बाइकाट हो रहे हैं। महीने में एक आध बार वो जनता को दर्शन देने के लिए जाते हैं। नए साल के 5वें दिन इसी तरह से वो दर्शन देने ही जा रहे हैं और मेरा आग्रह है उनसे, कमलनाथ जी, कभी कभी विधानसभा भी आया करो। जिस विधानसभा को आप कहते हो कि बकवास सुनने नहीं आता, आप अब खुद के अविश्वास पे भी नहीं आते हो। आप नेता प्रतिपक्ष। निवाड़ी नगर भ्रमण पर निकले कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा को लोगों ने समस्याएं गिना दी। हालांकि कलेक्टर लोगों की समस्या सुनने के लिए ही निकले थे, लेकिन एक युवक ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में कई महीनों से पेशी नहीं होने की शिकायत कर दी। इस पर कलेक्टर ने माफी मांगते हुए संबंधित अधिकारी को फोन पर समझाइश दी है। निवाड़ी कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा बता दें आपको कि आज सुबह सुबह शहर में भ्रमण पर निकले थे। इस दौरान कुछ लोग ठंड के चलते आग जलाकर बाहर बैठे हुए थे। इस समूह में बैठे लोगों के बीच कलेक्टर पहुंचे और उनसे समस्याओं के बारे में जानकारी ली। इसी दौरान एक व्यक्ति ने कहा कि कलेक्ट्रेट कार्यालय में हमारी पेशी का आवेदन कई महीनों से लगा है और 6 महीने से उनकी पेशी नहीं हुई। इस दौरान कलेक्टर ने संबंधित व्यक्ति से विनम्रता पूर्वक कहा कि मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं, अगली बार आपकी पेशी नियमानुसार की जाएगी। कॉज लिस्ट सूचना पटल में चिपकाना शुरू करें और उसके बाद कॉज लिस्ट के आधार पर ही पेशी होगी सीक्वेंस में, और पेशी का टाइम फिक्स कर दें। जिस दिन हमारे ऑर्डर की डेट लगी हुई है उस दिन हम ऑर्डर करें। क्लियर है मेरा पॉइंट आपको? ठीक है, चलिए भैया, आपके लिए मैं माफी मांग लेता हूँ। अब आगे से जितने प्रकरण लगेंगे कॉज लिस्ट के हिसाब से चलेंगे, ठीक है? थैंक यू सर। और ऑर्डर के लिए जो हम बता रहे हैं, जैसा आप कह रहे हो, पेशियां जब होंगी। मध्य प्रदेश के सागर से खबर है, जहां पर हत्या के आरोप में बीजेपी नेता का होटल ब्लास्ट कर जमींदोज कर दिया गया। 4 मंजिला इस होटल में 60 डायनामाइट लगाकर इसे ब्लास्ट कर ढहा दिया गया। होटल ढहाने के बाद प्रशासन की टीम 13.5 घंटे से प्लानिंग कर रही थी, जिसे मंगलवार रात करीब 7:30 बजे अंजाम दिया गया। कार्रवाई थी, इसके लिए एक्सपर्ट टीम लगती है और एक्सपर्ट टीम को इंदौर से बुलाया गया था। इंदौर में ये कार्रवाइयाँ इंदौर में इस प्रकार की कंट्रोल ब्लास्टिंग विभिन्न जगह पर होती रहती है, तो वहीं से इन टीम को बुलाया गया था और लगभग 6 लोगों का ये दल था जिसने ये कार्रवाई की है। एक बार पहले ब्लास्टिंग की थी, लेकिन वो आकलन शायद पहले ठीक नहीं हो पाया, जिस कारण से बिल्डिंग पूरी तरह धराशायी नहीं हो पाई और फिर दूसरी बार उन्होंने दोबारा से करके जाँच करके और पुनः उसमें ब्लास्टिंग की कार्रवाई की। कंट्रोल छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता केदार कश्यप का एक वीडियो सामने आया, जिसमें केदार कश्यप पुलिस और जिला प्रशासन पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए भावुक हो गए। बीजेपी सांसद संतोष पांडे, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा समेत अन्य नेता उन्हें शांत करवाते दिख रहे हैं। केदार रोते हुए कह रहे हैं कि हम अपनी संस्कृति को बचाने की कोशिश कर रहे थे, राजनीति नहीं कर रहे। चर्च की तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल सोमवार को हुई इस हिंसक झड़प के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सावे ने इस मामले की जांच के लिए एक प्रतिनिधि मंडल का गठन किया था। इस प्रतिनिधि मंडल के सांसद संतोष पांडे, मोहन मंडावी, पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, केदार कश्यप समेत विधायक शिवरतन शर्मा शामिल थे। ये सभी नारायणपुर के लिए निकले थे, जिन्हें जिला मुख्यालय पहुंचने से पहले ही बेनूर गांव में प्रशासन ने रोक लिया था, जिसके बाद सभी लोग सड़क पर ही धरने में बैठ गए थे। जा रहा है उल्टा, और बल्कि पूरा नारायणपुर को छावनी बना दिया गया है। और जो भी यदि उनके खिलाफ में बात करता है तो उसको मारपीट करके उसके ऊपर केस बना दिया जा रहा है। कितने दुर्भाग्य की बात है। आज बस्तर में रहने वाले लोगों को चोरी छिपे क्यों कर रहे हैं लोग? आपको सूचना दे रहे हैं क्या? यहाँ पर जिला प्रशासन को सूचना है क्या कि ये धर्मांतरण करवा रहे हैं?
कोई तो नहीं दे रहा है यहाँ पर। न आपके कहते पंचायत को मालूम है, न आपके कहते हैं पुलिस थाना को मालूम है। तो ये कैसे कर रहे हैं लोग? अब इतने लोग कैसे बढ़ गए? क्या प्रावधान है? नियम तो क्या होना चाहिए था? बीजेपी नेता वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का चरित्र ही यही रहा है, सीढ़ियों पर जीवित रहना, एक दूसरे को ब्लैकमेल करना, फंसाना, यही कांग्रेस का चरित्र रहा है। मुझे लगता है कि उनको यही दिखाई भी देता है। आपको सुनाएंगे। प्रदेश महामंत्री और संभाग के जो हमारे प्रभारी हैं उनकी नियमित हमारी जो बैठक होती है वो बैठक थी, और जिसको मैं ये कहूँ कि कामकाजी बैठक जिसको कहते हैं, जो रूटीन हमारा महीने में हम एक बार जो बैठते हैं, उसी के निमित्त आज हमारी बैठक अभी संपन्न हुई है। सभी हमारे प्रदेश के महामंत्रीगण और सभी हमारे संभाग के जो प्रभारी हैं, तो ये हमारे आज सारी बातों की चर्चा, जो आगामी अभियान है, आगामी कार्यक्रम है, उन सारी चीज़ों को पिछले समय में जो हुआ, उन सारी चीज़ों की समीक्षा के साथ आगामी जो अभियान है उनको कार्य रूप में परिणत करने के लिए हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वाले लोग हैं, इसलिए हम समय समय पर हर महीने एक बार बैठते हैं। वैसे आप सभी मीडिया के मित्र के सामने आज मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, क्या कांग्रेस के पास केवल यही सब कुछ है? क्योंकि कांग्रेस का चरित्र ही यही रहा है, सीढ़ियों पर जीवित रहना, एक दूसरे को ब्लैकमेलिंग करना, फंसाना। अरे ये कांग्रेस का चरित्र है, यही उनको दिखाई देता है। मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए। 24 घंटे आप झूठ बोलते हैं। अगर आपका दम है, मैं चैलेंज करता हूं और मैं कहता हूं इस बात के लिए गंभीरता के साथ कि समाज के अंदर इस प्रकार से ऐसे लोगों पर आप लाइए सामने क्या है। अगर आपकी औकात है तो झूठ बोल करके समाज को गुमराह कर रहा है। जिम्मेदारी वाले व्यक्ति हो आप, विधानसभा के अंदर आप नेता प्रतिपक्ष है, आप कुछ भी बोलेंगे क्या? ऐसे लोग जो बोलते हैं इनको जनता जवाब देती है। कांग्रेस का चरित्र है ये, सीढ़ियों में उलझाना, सीढ़ियों में फंसाना, यही आप काम करते रहे। तब तो कांग्रेस के हाल आज देश के अंदर ये बचे हैं कि ना आपके यहाँ कोई आता है ना कोई आपके यहाँ जाता है, आप अकेले खड़े हैं। कांग्रेस दुरावस्था के दौर में आज इस हालात में ऐसे लोग जब नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, इस प्रकार की भाषाएं बोलेंगे, तब तो सदन से छोड़ के भाग गए थे। वहां तो आपके पास कोई जवाब नहीं है सदन के अंदर बात देने का, सदन छोड़ के भाग गए और इनकी बातें कर रहे हो आप यहाँ पर आकर के। ये चीजें, जिम्मेदारी भरे व्यक्ति हैं आप संवैधानिक पद पर हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं है। आपने जो बोलना चाहिए अगर बोला है तो जनता के सामने लेकर के आइए, नहीं तो आप जनता से माफी मांगिए। और जिन लोगों के बारे में बात करें, हम इस बात की चिंता नहीं करते। ऐसे झूठ और छल कपट की राजनीति करने वाले, अब मैं उनके बारे में शब्द उपयोग करूं, ये मेरा चरित्र नहीं है और मेरी संस्कृति नहीं कहती। मैं किसी एमपी सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से बात करते हुए बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। आपको सुनाएंगे। देखिए, ममता दीदी बंगाल का बेड़ा गर्क करने पर तुली है। राम के नारे लगते हैं, जय श्री राम के नारे लगते हैं तो ममता दीदी के पेट में दर्द होता है। भारत माँ के जयकारे लगते हैं तो ममता दीदी को बुरा लगता है। वंदे भारत ट्रेन चलना देश के लिए और बंगाल के लिए गौरव की बात है, पर उन्हें उसमें भी तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने की राजनीति वो करती हैं। और इसीलिए जब उस कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे लगते हैं तो उसका बहिष्कार करती हैं। मुहर्रम के जुलूस को आगे बढ़ाना और देवी पंडालों पर रोक लगाना, ये ममता बनर्जी की सरकार की नीति है। कानून व्यवस्था बंगाल में समाप्त हो चुकी है। वंदे भारत ट्रेन पर पथराव होना टीएमसी के कार्यकर्ताओं की अराजकता को, उनकी देश की संपत्ति को समाप्त करने और उसको नुकसान पहुंचाने की मानसिकता का परिचायक है। दुर्भाग्यपूर्ण भी है और शर्मनाक भी है। देखिए, ममता दीदी
अपने बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहने वाली उमा भारती ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उमा भारती ने सोमवार को बैतूल में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी को यह संदेश देना चाहती हूं कि उनकी यात्रा में एक चीज छूट गई है और वो है पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर। वहां तक यात्रा को लेकर जाइए और उसे जोड़कर ही वापस लौटे, नहीं तो वापस आने की जरूरत नहीं है। आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। हम लोग तो, मेरे को तो यही समझ में नहीं आया कि भारत जोड़ना क्यों, क्योंकि टूटा कहां से है। जोड़ने की बात तो तब आएगी ना, कहीं टांग टूटी तो प्लास्टर चढ़ाओ, तो मतलब टांग टूटी उसका एक्सरे होगा फिर कि कहाँ टूटी, तो एक्सरे के बाद में जोड़ेंगे ना उसको। तो पहले ये तो बताओ कि भारत टूटा कहाँ है। टूटा है जब पाकिस्तान बना, तो वो तो राहुल गांधी के नाना के समय पर टूटा है। नाना या दादा? दादा के समय पर टूटा है। हाँ, दादा के समय पर टूटा है, जवाहरलाल नेहरू जी के समय पर। और हमने तो जोड़ लिया टूटे हुए को, 370 धारा हटा दी हमने, तो हम तो जोड़ने का काम कर रहे हैं एक्चुअली। जब अमित शाह जी ने गृह मंत्री होने के बाद धारा 370 हटाई, तो जोड़ने का काम हमने किया। अब अगर राहुल सिंसियर हैं कि भारत जोड़ो, तो एक चीज जोड़ना बहुत जरूरी है, वो है पाक अधिकृत कश्मीर। इसलिए मैं बैतूल से ही आपके माध्यम से राहुल जी को संदेशा भेजती हूँ कि भारत जोड़ने में एक चीज अभी शेष है, और वो है पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो कृपया इस यात्रा को वहां तक ले जाइए और उसको जोड़ के ही वापस। जबलपुर शहर के नागरिकों को एक और सौगात केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली है। जबलपुर के कटंगा चौराहे से 700 मीटर का लगभग 24 करोड़ का एक फ्लाईओवर का निर्माण किया जाना है, जिसका भूमि पूजन किया गया। वहीं भूमि पूजन के मौके पर जबलपुर सांसद राकेश सिंह, कैंट विधानसभा क्षेत्र के विधायक अशोक रोहिणी समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे। ज्योति प्रजापति। जबलपुर बहुत तेजी के साथ अपना स्वरूप बदल रहा है। कभी जबलपुर को एक बड़ा गांव कहा जाता था, आज जबलपुर में विकास कार्यों की एक तरह से हम देखें तो झड़ी लगी हुई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी, उनके नेतृत्व में जबलपुर में विकास के जो कार्य हो रहे हैं उनके बारे में कभी सोचा भी नहीं गया था। उसी क्रम में आज कटंगा पर ये फ्लाईओवर जो लगभग 24-25 करोड़ रुपए की लागत का होगा, लगभग 700 मीटर की लंबाई का होगा, ये कटंगा चौराहे पे होने वाले अक्सर लगने वाले जाम से क्षेत्र के लोगों को निजात दिलाएगा, यातायात व्यवस्थित होगा और जबलपुर को विकास की दृष्टि। आज नए वर्ष में सबसे बड़ी सौगात जबलपुर को यातायात को सुगम बनाने के लिए, यह मार्ग वास्तव में बहुत व्यस्त मार्ग है। इसके आज 24 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 700 मीटर की लंबाई का यह फ्लाईओवर का आज भूमि पूजन माननीय सांसद राकेश सिंह जी के कर कमलों द्वारा होने जा रहा है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी सौगात है। आने वाले समय में 7.5 किलोमीटर का जो फ्लाईओवर सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का, वो उसका काम तेज गति से चल ही रहा है और छोटे छोटे फ्लाईओवरों की भी एक शुरुआत जबलपुर में होने जा रही है और उसकी शुरुआत कैंट विधानसभा से हो रही है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कैंट विधानसभा में ही 2 और फ्लाईओवर लगभग 24 करोड़ की लागत के और भी स्वीकृत हैं, वो भी शीघ्र ही उनके हम भूमि पूजन करेंगे। पूरा मध्य प्रदेश कड़ाके की ठंड से ठिठुर गया है। बुधवार को प्रदेश के 4 शहरों में सीवियर कोल्ड डे, तो भोपाल समेत 12 शहरों में कोल्ड डे रहा। आज लगातार 5वें दिन भी ठंड का सितम जारी है। कई शहरों में कोहरा है। मौसम के मुताबिक अगले 2 दिन छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, मंडला और बैतूल में मावठा गिर सकता है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में बादल रह सकते हैं। हल्की बूंदाबांदी के भी आसार हैं। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में गीली और बर्फीली ठंड पड़ रही है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार हवा के साथ कोहरा रह सकता है। इस कोहरे में पानी की बूंदें भी हो सकती हैं। हालांकि कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरे देश भर में
ठंड का माहौल है और भोपाल में भी इसकी झलक साफ तौर पर देखने को मिली है।